हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए फिर से ड्रीम एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। और मुझे पूरी आशा है कि आप पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी लग रहा होगा कि हम क्या, कहाँ से, कैसे कैसे पढ़ लें ताकि पूरा कंटेंट जमा करके हम बिहार टॉप की श्रेणी में आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो एनर्जी को बचा कर रखिए और उस एनर्जी को लगाना है बिहार बोर्ड की जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपको एनर्जी को पूरा संपूर्ण लगाना है और अपने इतना मटेरियल लिख देना है ना कि उसका नंबर एकदम लगे तो समाज देखे कि हाँ हमारा नंबर आ गया इतना अच्छा खासा। कहते ना हैं कि जब आग लगे हो सीने में, तो उसको एक दिशा दीजिए। जब आग लगे हो सीने में तो उसे एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया को दिखा दीजिए। तो चलिए आपके इस कदम की ओर हम आपका एक बढ़ावा, आपका इसमें सेशन चालू किए थे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके VVI जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन का सेशन लेके आए हैं। इसमें आपको डे 1 का क्वेश्चन हो गया था और आइए डे 2 का क्वेश्चन चलते हैं जिसमें आपका 25 नंबर क्वेश्चन तक हम शुरुआत किए थे। आपको बताते हैं कि लगभग 250 क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद आपके इसमें कुछ क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा देंगे। उसके बाद इसमें आपका बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस इस सेशन को पूरा आप देख लीजिए और स्टडी कर लीजिए। फिर उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आवे और आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज से कोई सेशन शुरू करते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन से आज देखते हैं। तो देखिए आपके इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से दांत का प्रकार कौन सा होता है। प्रकार में आपको बताया हुआ है, ऑप्शन ए में है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, साइजर, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहले इसमें दांत के बारे में जान लेते हैं हम, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या कि था क्या। तो देखिए दांत आप जैसे जानते हो कि मानव में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। पूरे दांतों की संख्या 32 होती है और आप दांत को देखें तो शुरुआती में आगे से आपको 3 दांत दिखाई देगा। 3 दांत जो आगे सामने दिखाई देता है और 3 दांत के बाद में थोड़ा सा नोकीला दिखाई देता है, नोकीला टाइप का। उसके बगल में होता है 2 टाइप और ये दांत होता है, इसके बगल में होगा 2 दांत और इसके बाद पीछे 3 दांत होता है। ठीक है, तो कहते हैं जो सबसे आगे है ना इसको हम इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर जो शुरुआती में सेव लिए तब सीधे काटने का काम करता है, इंसाइजर इसको बोलते हैं। जो इधर है नोकीला प्रवृत्ति ना, ये कहवे करता है कि मानव मांसाहारी है। मानव मांसाहारी होने की वजह से इधर नोकीला होता है और ये कि इसका काम होता है चीरने का, फाड़ने का। यदि आप एक चाप रहे होंगे या किसी चीज़ को काटते हैं ना तो इसी का काम आता है, यही नोखवा का काम आता है, जिसको हम केनाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन। ये आपका होता है इंसाइजर, ये होता है आपका केनाइन और इसके फिर बगल में होता है प्रीमोलर और फिर बाद में क्या होता है? मोलर, जो आपको भोजन को चबाने का काम करता है। यानी 4 टाइप के दांत होता है। इसमें आपका पहला दांत है जिसको बोलते हैं इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, फिर होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। आप इसमें ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं जो आपको बताएं हम। इंसाइजर देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या होता है? मोलर। यही 4 टाइप के दांत होता है जो किसी मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है मानव के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। यानी मुख में कितनी लार ग्रंथि की संख्या पाई जाती है। संख्या बोले तो 6 होता है, जोड़ी बोला है तो जोड़ी की संख्या 3। जैसे आप जानते होंगे कि मानव का मुख, ये आपका नाक मान लेते हैं, ये मुंह है। ठीक है, यहाँ से आपको मुख गुहा की ओर शुरुआत होती है जिसमें यहाँ पर लार ग्रंथि पाए जाते हैं और लार ग्रंथि की संख्याएं टोटल होती है 6। जोड़ी की बात करें तो जोड़ी की संख्याएं होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथि की संख्या पाई जाती है। टोटल आपसे पूछा जाए कि मानव के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसकी संख्याएं कितनी होती है बाबू? 3 जोड़ी। संख्या बोले तो क्या बोलिएगा? 6। 26 नंबर प्रश्न है लार ग्रंथि में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें आप जानते हैं कि मानव जो मुख होता है ना, देखिए इस टाइप का होता है, यहाँ से होता है, इसे नाक आपका है, यहाँ पर मुख होता है, कुछ इस टाइप का होता है। कहते हैं कि जो मुख से निकलती है नली, इसको हम लोग मुख गुहा से नली जो निकलती है, इसको आगे देखा जाए तो यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि की संख्या पाई जाती है। ये टोटल संख्या पूछे आपसे तो 6 बोलिएगा, जोड़ी की बात करता है तो 3 बोलिएगा। और यही लार ग्रंथि है जो हमारे खाना को स्वादिष्ट करने में सहायक भी होता है। इसी में मल्टोज का निर्माण होता है जिससे आपका खाना क्या होता है? स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे मम्मी कहते होंगे कि बेटा गर्मे गर्मे खाना खा लो, तो गर्मे गर्मे खाने का मतलब कि गरम गरम जब खाना खाइएगा ना तो यह अधिक पदार्थ का स्राव करता है जिससे आपका खाना क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे के बाद है क्वेश्चन। इसमें आया क्वेश्चन है जठर ग्रंथि में अम्लजन कोशिकाएं
से किस अम्ल का स्राव होता है। यानी आपको पता होगा कि हमारे मानव मुख गुहा से, जैसे मानव जो मुख गुहा हो गया, कि मानव मुख गुहा बताया था ना कि यहीं से आता है। मानव मुख गुहा से एक नली निकलती है जो जाती है आमाशय में, आमाशय में जाता है, और आमाशय में कोशिका होता है, कौन सा, कोशिकाओं का समूह होता है, उससे ग्रंथि बनता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, जठर ग्रंथि है। क्या नाम है बाबू, जठर ग्रंथि उसको कहते हैं। जो कोशिका बनता है वो क्या है, जठर ग्रंथि है। ठीक है, जो जठर ग्रंथि है, इससे 3 तरह के पदार्थ स्रावित होता है। एक निकलता है HCl, एक निकलता है म्यूकस, और एक निकलता है पेप्सिनोजेन, जिससे कुछ और भी पदार्थ निकलते हैं। लेकिन जो HCl है ना, इस पदार्थ को अम्लीय करता है। जो आप खाना खाते हैं ना, उसको अम्लीय करता है। आप ही सोचिए कि हमारे मम्मी जो हैं या कोई भी खाना बना रहे हैं, क्या खाना रखते हैं जाके शीशा में, नहीं रखते हैं, तो उस खाना में कुछ न कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव होते होंगे, जिसको आप जब ग्रहण करते ना है, तो ग्रहण करने के बाद जाता है आमाशय में। आमाशय में जा गया, यदि उस कीटाणु को नहीं मारा जाए तो हो सकता है कि आपके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न कर सकता है। तो कहते हैं कि जो आपके शरीर में जाएगा ना, प्रकृति का ऐसा निर्माण है कि हमारे जो पेट में जाता है ना भोजन, तो उसमें अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। और जो HCl है, इसके मिलने से जो खाना में सूक्ष्मजीव होते हैं वो मर जाते हैं। क्या कि अम्ल जो है ना, यदि कम रहे तो कम घातक, विशेष बढ़ जाएगा तो बहुत घातक। क्या कि आप जानते हैं सर कि अम्ल की मात्रा बढ़ने से ही तेजाब बन जाता है। और आप भली भांति पता होगा आप लोग को कि जब अम्ल के वही तेजाब की मात्रा किसी के फेस पर डाल दिया जाए तो मांस सीधे हट के खाली कंकाल दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब कि HCl किसी जीव को नष्ट कर सकता है। यानी हमारा आमाशय में जो पदार्थ होता है वो HCl होता है, जो उसको अम्लीय करने में सहायक होता है। आपको बोला कौन अम्ल का स्राव होता है, तो किसका स्राव होता है, HCl का होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कहता है कि आमाशय को अम्लीय प्रभाव से सुरक्षा करता है। जो आमाशय है उसको अम्लीय प्रभाव से रक्षा करता है। तो देखिए बताया अभी ना कि हमारे आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। इस ग्रंथि से 3 पदार्थ निकलते हैं, मुख्य ऐसे तो और भी निकलता है। HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, म्यूकस निकलता है। ठीक है, जो HCl है ये अम्लीय करता है, और अम्लीय करने से क्या होता है कि हमारा सूक्ष्मजीव है तो नष्ट तो हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन सोचिए कि जब खाना न रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, जो किसी कारणवश भूखे रह जाता है, जैसे आप ही लोग बताइए, दुखी रहने का, जब दुखी रहिएगा ना तो ज़्यादा भूखे रहना आप लोग पसंद करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मम्मी डांट दिए, पापा डांट दिए, पापा पीट दिए, कुछ मांग रहे थे कि ना हमको दिवाली है आ रहा है, यहाँ एकदम हमको विशेष पटाखा ले दीजिए, और या तो फिर बढ़िया कपड़ा ले दीजिए। आपको नहीं लिए तो कहते कि न भूखे रहो न खोजो। तो जब नहीं खाते हैं तब आपका आमाशय खाली हो जाता है। या जब किसी का नंबर ब्लॉक हो जाए, ये ना बेवफाई कहल जाता नहीं, आप समझते होंगे, समझदार हो गए होंगे तो जानते हैं। उसमें आमाशय में यदि आप कोई खाना डालिएगा ना तो आमाशय खाली पड़ जाता है, और खाली पड़ेगा और आपका HCl बनना बंद नहीं होता है, HCl बंद नहीं रहता है। तो जब HCl का पड़ रहा है, आपका आमाशय में कोई खाना उना नहीं है, तो HCl की मात्रा बढ़ रहा है तो अम्ल बढ़ रहा है, और अम्ल बढ़ने से तेजाब बन जाता है। यानी कि जब HCl की मात्रा बढ़ेगा तब पक्का हमारे आमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाएगा। क्षति पहुंचावे से एक रोग भी होता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ऐसा आगे उसका क्वेश्चन है, हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी देखिए कि जब HCl की मात्रा बढ़ने लगता है तो इसको रोकने के लिए भी हमारे शरीर में निर्माण होता है, उसका नाम है म्यूकस। म्यूकस समझाता कि देख भाई वाह, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन तीनों हमने भाई भाई है, आज तीनों यही पेट में बना है, और यही पेटवा के यदि फाड़ देगा तो बताया रहेगा कहाँ। यानी म्यूकस जो है हमारे आमाशय की दीवार को HCl से रक्षा करता है। HCl से रक्षा करता है कौन, म्यूकस। तो बताइए, आपसे ही ना पूछा गया कि आमाशय में अम्लीय प्रभाव से रक्षा कौन करता है, रक्षा करता है HCl, के करता है पेप्सिनोजेन, के करता है म्यूकस, के करता है पेप्सिन। तो कौन करता है, म्यूकस करता है। यही म्यूकस जो है हमारे आमाशय को बचाता है, किससे, HCl से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि म्यूकस का स्राव कम होने के कारण होने वाला जख्म को बताइए। भी तो बताएं कि जब म्यूकस का प्रभाव कम जाएगा तो HCl की मात्रा बढ़ जाएगा, और जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगा तो जब HCl की खाली मात्रा रहेगा, आप खाना खेबे नहीं किए हैं तो पेट खाली खाली ना है, और खाली होने की वजह से उस आमाशय की दीवार को क्षति पहुँचावे लगेगा, तोड़ लगेगा, खोदे लगेगा, तो उससे एक बीमारी होता है, जख्म होता है, जिससे हम बोलते हैं कौन सी, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबूगा, लाइपेज एंजाइम
वसा से मिलकर क्या बनाता है, लाइपेज प्लस फैट। ये आमाशय की क्रिया है। जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना, जो पेट में जाता ना है, तो पेट में ऐसा होता है कि बाहर से देखिए लाइपेज और फैट, इसको लाइपेज और एंजाइम वसा आपस में मिलता है तो बनाता है फैटी एसिड। वसा अम्ल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, वसा अम्ल, जो हमारे आमाशय की क्रिया है। ये सब नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, वसा अम्ल बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आमाशय में भोजन का गाढ़ा लय रूप को क्या कहते हैं। जब आप खाना खा लेते हैं तो हमारे आमाशय यानी पेट में जाता है, तो जो गाढ़ा रूप बन जाता ना है, लय रूप, उसको हम क्या कहते हैं, विरस कहते हैं, काढ़ी कहते हैं, अल्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बाबू काइम कहते हैं। जो खनमा होता ना है पेटवा में, उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला के चल दिए काम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। हमारे पूरा आहार नाल का पूरा जितना हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा करके सुबह सुबह पियर पियर फूल खिलता है, वो सब जो पाचन क्रिया हो रहा है, यानी खाना खाइए काला या उजर, सुबह सुबह तो पीला ही होना है। तो जो खाना खा के सुबह सुबह पीला हो रहा है, उसमें बताइए कि उसमें अंग जो भाग लिया, जिससे जिससे हो करके गया और वह खाना उसा रंग के हो गया है, उसी को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आपसे बोला कि वही आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, क्या बड़ी आंत है, क्या आमाशय है, क्या छोटी आंत है, क्या ग्रासनली है। तो आपसे एक हमें लगा कि बड़ी आंत बोला, बड़की बोला, सबसे बड़ा यही होगा, तो नहीं से छोटा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास होता है। सबसे लंबा होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई होता है 5 से 6 मीटर। कितना होता है, 5 से 6 मीटर। चलिए अगला चलते हैं। बाद अगला प्रश्न इसमें है, छोटी आंत में कितने भाग होते हैं। इसके भाग के तीनों नाम बता देते हैं। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, जो डेडोनम लिखा होता है इंग्लिश में, और इलियम होता है। क्या होता है, इलियम। इसमें आपको छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यानी कितना भाग हो गया, 3 भाग ना। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, छोटी आंत का भाग नहीं है, अभी तो बताए हैं कि 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और क्या होता है, इलियम। कौन भाग नहीं है, तो बी नहीं है। 3 भाग होता है छोटी आंत, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, इबला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, जिससे हार्मोन का स्राव हो, और हार्मोन का स्राव होने के पश्चात हमारे शरीर में कुछ तरह के क्रियाओं का नियंत्रण करता हो। जैसे मैं आपको बोला कि पहला जठर ग्रंथि, दूसरा बोला वृक्क, तीसरा बोला एड्रिनल ग्रंथि, और चौथा बोला क्या, यकृत। तो यही आपका ग्रंथि है सर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यकृत को। सबसे छोटा पूछ देगा तो पीयूष ग्रंथि को, आप नाम सुने होंगे, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर सबसे छोटा है, लेकिन पर शरीर का कंट्रोल वही करता है, जो हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, सबसे छोटा बोलेगा तो पीयूष बोलिएगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, यकृत, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बोलता है कि आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। अभी आपको बताए थे बबुआ कि जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव का खात्मा नहीं होगा, वो नहीं मरेगा सर, जब तक अम्लीय नहीं होगा। यानी कि पदार्थ को अम्लीय होना आवश्यक है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन, इनमें से कहीं तो क्या हो जाएगा, कैसा भोजन होता है, अम्लीय होता है। प्रवृत्ति कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, प्रीत का स्राव किस अंग से होता है। प्रीत का स्राव किस अंग से होता है, यानी पीत शरीर से बाहर किस अंग से निकलता है, तो निकलता है पित्ताशय से सर। ठीक है, बात है। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि पीत का निर्माण किस भाग में होता है, तो निर्माण होता है यकृत में। लीवर में ही पीत बनता है, या कह सकते हैं कि बाइल बनता है। इसको इंग्लिश में बोलेगा तो बाइल बोलता है। ठीक है, तो निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और बोला कि स्राव कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पित्ताशय से। जब पित्त का स्राव होगा तो किससे होगा, पित्ताशय से। यदि आपसे पूछा जाए पित्त का निर्माण किससे होगा, तो क्या बोलेगा, यकृत से। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन, पित्ताशय। अगला चलिए, इसमें प्रश्न आपका है, आमाशय से अम्लीय भोजन किस अंग में आने के बाद क्षारीय बदलता है। आमाशय से अम्लीय भोजन किस अंग में आता है तो क्षारीय हो जाता है। देखिए, आमाशय का कुछ इस टाइप का कार्य होता है, जो आपका पेट है, यहीं से यहाँ होता है छोटी आंत शुरुआत होता है, छोटी आंत का स्राव यहाँ से होता है। और आपसे बोला जाता है कि आमाशय जो खाना है, यहाँ तो अम्लीय रहता है, किस भाग में आता है तो क्षारीय हो जाता है। तो आमाशय के नीचे होता है छोटी आंत, और छोटी आंत के
ठीक ऊपरे वाला भाग को हम बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में ही एक पतिनुमा भाग का रचना होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और अग्नाशय जो है ना बबुआ, यही जो पदार्थ है, यही जो अंग है, एक पदार्थ का स्राव करता है जो क्षारीय कर देता है भोजन को। यानी क्षारीय कहाँ पर होगा? ग्रहणी में, जेजनम में, किलियम में। कैसे में हो जाएगा? ग्रहणी में। ठीक है। आमाशय से भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में। ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? ग्रहणी, जहाँ पर भोजन क्या होता है? क्षारीय होता है। किसके सहायता से? अग्नाशय की सहायता से। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर में रक्त किसके कारण थक्का नहीं जमता है? कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे शरीर का थक्का नहीं जमता है? आप हमेशा जानते हैं, एक बात बताएं, जैसे आपने साथी लोग होता है, कहीं आता जाता है ना, तो किसी का माथा का बाल फूट फाट जाए तो सबसे पहले क्या करता है कि पहले एगो अगर अच्छा वाला दोस्त रहेगा उसको बार बार पोछेगा, हटाएगा खुनवा के। आप पोछिएगा ना सर, तब पोछे से क्या होता है? खुनवा आओ बहे लगेगा। उसको पोछिए नहीं, जब आपको कपड़ा मिले उसको पहले बढ़िया से बांध दीजिए, और बांध दीजिए, और उसके बाद वो अपने आप जो खुनवा बहराएगा वो अपने जम जाएगा, बंद हो जाएगा। जितना ही आप पोछ रहे ना हैं तो आप उसका दोस्त नहीं, आप उसका दुश्मन है। यानी कि उसको जब भी वैसा घटना हो तो कहीं ब्लड जमने वाला कहीं से दवाई ले लीजिए। ऐसे क्लोट्स आता है, क्लोट्स नाम याद कर लीजिएगा, क्लोट्स से ब्लड जमता है, उसको डॉक्टर पर ले जाइए, उसको बांध दीजिए, जहाँ कटे वहाँ पहले बांध दीजिए, माथा का फूटे तक। उसको पोछिए उछिए नहीं, पोछे से आओ खून का स्राव होगा। तो इसमें कहा कि खून जो है ना, सबसे अधिक स्राव उसी का होता है जिसमें खून जमता उमता नहीं है सर, और जमेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए क्या मैं जानते हैं, एल्बुमिन खून नहीं जमाता है सर, ग्लोबुलिन भी नहीं जमाता है। ई जमाने में सहायता करता है कौन? फाइब्रिनोजेन। ये ब्लड को जमाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि किसका कारण का थक्का नहीं जमता है, किससे थक्का नहीं जमता है? तो थक्का जमने से रोकता कौन है? हिपेन। ई थक्का जमने से रोकता है, ई थक्का जमने से सहायता करता है, ब्लड को थक्का जमने से सहायता करता है फाइब्रिनोजेन। और एक और होता है प्लेटलेट्स, वो भी सहायता करता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कौन थक्का जमने से रोकेगा, तो कौन होगा? आपका हिपेन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले चलते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? आपको पता है कि हमारे शरीर में मुख्य पदार्थों का जो परिवहन यहाँ से वहाँ होता है, वो परिवहन होता है धमनी या शिरा से। जिसमें आपको बोला कि धमनी या शिरा में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सही काम में आपका महाधमनी होता है। जो महाधमनी हमारे दिल से, जिसको हार्ट कहते हैं, उससे हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाधमनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें देखिए, श्वसन क्रिया के पश्चात मुक्त होता है। जब श्वसन क्रिया हो तो कौन सा पदार्थ है क्या मुक्त होता है? पहला बोला है प्रकाश। अच्छा ये बताइए, कभी रात की आप सोए हैं तो टॉर्च की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यदि टॉर्च की जरूरत कब नहीं पड़ता? जब श्वसन क्रिया के पश्चात प्रकाशों निकलता। तो जहाँ जहाँ जाता जाता नदिया में हवा निकलता ना, वहाँ प्रकाश निकलता। तो क्या भी ऐसा कभी घटना होता है क्या कि आप सांस ले रहे हैं तो प्रकाश निकल रहा है? तो नहीं, सब प्रकाश नहीं निकलता है, न प्रकाश निकलता, सब लाइट रहता, बोल रहे की जरूरत पड़ता है। सभी पेड़ पौधे भी सांस लेता है, वो प्रकाश शोषण किया करता है। मानव, गाय, भैंस, बकरी सब सांस लेता है। यदि सांस लेता और उसमें प्रकाश निकलता तो बिना लाइट के हम लोग को कभी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ता, ऐसे ही बॉल बहत रहता। रात में तो हम नहीं ऐसे भागजोड़ी रहते, तो सर इससे प्रकाश नहीं निकलता है। हाँ, नंबर 2 ऊर्जा निकलता है बबुआ। जब श्वसन क्रिया होगा तो ऊर्जा निकलता है। और आपका ऑप्शन सी का होता है दोनों, और डी का टाइम में से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन आपका नहीं। कौन ऑप्शन होगा? बी हो जाएगा, केवल ऊर्जा निकलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ऊर्जा सामान्यतः किस रूप में संग्रह होता है? ऊर्जा हमारे शरीर में सामान्यतः किस रूप में संग्रह होता है? तो हमारे शरीर में जानते हैं, जो भी ऊर्जा जितना आपका होगा ना, वो हमारे कोशिका में ही एक एटीपी के रूप में जमा होता है। जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ग्लूकोज पिए होंगे गर्मी में, कि हम एनर्जी घट गया, बहुत दूर से आए हैं, एकदम गर्मी लग रहा था और पूरा डिहाइड्रेशन हो है, एनर्जी एक बैग चाहिए, तो एनर्जी की जो भी ड्रिंक लेते ना हैं, जो भी ड्रिंक हो, वह ड्रिंक जा करके हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ही एक अणु टूटने से ये सन 38 को एटीपी बनता है बबुआ। क्यों बनता है? 38 को एटीपी बनता है। और यही एटीपी है जिसको ऊर्जा संभरक कहते हैं, जो ऊर्जा को संभालता है, ऊर्जा को संचित करता है। तो आपसे पूछा गया था कि सामान्यतः किस रूप में संग्रह होता है, तो जितने भी ऊर्जा हैं कैसे संग्रह होते हैं सर? एटीपी के रूप में। इसका पूरा नाम आगे क्वेश्चन है उसमें बता देते हैं। सर देखिए, अगला इसमें आपका है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है?
देखिए ATP, A से होता है एडिनोसिन, T से होता है ट्राई और P से क्या होता है फॉस्फेट। आपका ऑप्शन था डाई, भी नहीं होगा, ट्राई नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा है सी है, सी। ये जो आपका सी है ना, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद कर लीजिए सर, VVI क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है पूरा नाम ATP का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है श्वसन को और किस नाम से जानते हैं। श्वसन क्रिया है, इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं। पहला वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ईंधन श्वसन और कोशिकीय श्वसन। तो हम लोग श्वसन को एक और नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, क्योंकि यह श्वसन कोशिका में भी संपन्न होता है। हमें फेफड़ा, नाक, इस सब साथ तो रहबे करता है, भाई कोशिका में भी कोशिकीय श्वसन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा आप देखे होंगे सर, कभी कभी प्लास्टर होता ना है, कहीं गिरे उरे होंगे, गुहा टूटा होगा तो प्लास्टर होता है ना, तो यदि बंधा गया ना तो उसके बाहर देखिएगा कि पानी पानी छाया रहता है। यदि कहीं, या तो उसे छोड़िए ना, आप बढ़िया से हाथ बढ़िया बांध लीजिए, वहाँ का हिस्सा फूल जाएगा। फूलने का वजह कि वहाँ से वाष्पीकरण क्रिया हो रहा था, वाष्प निकल रहा था और जितना भी जल के भींगे से सामान सब फूल जाता है। तो वाष्पीकरण क्रिया किससे होता है, श्वसन क्रिया हमारे नाक से के साथ साथ कोशिकीय श्वसन से होते होता है। तो कोशिका से भी गैस निकलता है, उसके वजह से ही वह कोशिका फूल जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि श्वसन और किस भाग में होता है या इसके और किस नाम जानते हैं, तो उसका बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, चलिए एक बाद अगला देखते हैं। अगला इसमें है ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी हमारे शरीर का ग्लूकोज किस नाम से जाना जाता है। अभी तो बताए थे, ग्लूकोज ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप बाहर से ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि बहुत एनर्जी में हो गए हम, जिसको हम क्या कर सकते हैं कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज के निर्माण शरीर में और बाहर से भी इसका उपयोग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं कोशिकीय ईंधन कहते हैं। श्वसन ईंधन नहीं होगा, पाचन ईंधन नहीं होगा, शुष्क ईंधन नहीं होगा, क्या होगा आपका कोशिकीय ईंधन, जो हम लोग कोशिका को ऊर्जा देता है। कौन देता है, ग्लूकोज। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा प्रश्न आपका। अगला है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। ये तो सब जानते होंगे, पेड़ पौधे CO2 गैस का ग्रहण करता है और O2 गैस का त्याग करता है। और हम लोग हो गए, मानव हो गए, जंतु हो गए, कोई भी, हम लोग O2 गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। और श्वसन हम नहीं करते हैं, वो पेड़ पौधा तो प्रकाश संश्लेषण करता है, हम लोग O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो बोला कि इस क्रिया में कौन गैस मुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा CO2 गैस मुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है श्वसन क्रिया के अपक्रिया कौन सा है। इसमें से अपक्रिया आपको ढूंढना होगा। बीच में सभी जगह एंजाइम है सर, थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं लिखा पाया था, एंजाइम बीच में है, बीच में सभी जगह लिखा है एंजाइम। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है C6H12O6 6O3। ये सब कोई ऑप्शन नहीं, आपका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी C6H12O6 6O2 और एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस ऊर्जा मुक्त होगा। यानी कि पहले सही में होता है ग्लूकोज, हम लोग नाक से लेते हैं कुछ CO2 मिला ग्लूकोज से जाके, और पता है कि बाहर फिर अंदर से क्या बाहर क्या निकलता है CO2, तो CO2 निकलेगा आप प्लस ऊर्जा निकलेगा, प्लस जल भी कर सकते हैं, यहाँ जल भी रहता है, कुछ जल भी निकलता है सर। जब आप सांस लीजिएगा ना तो जल कैसे निकलता है पता कैसे चलेगा, तो ठंडे के मौसम में ऐना के पास भाप छोड़िएगा और उसके बाद नाम लिखा जाता है, यानी उस वाष्प के साथ ऐसे जल भी निकलता है। इसमें जल भी हो सकता है, आप इस सेक्शन में याद रखिएगा। जितना आवश्यक इसका परिभाषा है बबुआ, उतना ही वास्तविक इसका रिएक्शन भी होता है। इस सब्जेक्टिव में भी काम देता है और सब्जेक्टिव में इसको लिखना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद कहता है संपूर्ण कोशिकीय प्रक्रम को कितने अवस्था में बांटा गया है। संपूर्ण कोशिकीय प्रक्रम को कितने अवस्था में बांटा गया है। जितना भी कोशिका घटना हमारे शरीर में होता है उसको के भाग में बांटा गया, 2 भाग में, याद कर लीजिएगा, 2 भाग में बांटा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है। हम आपको रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे तो बताए थे, या फिर ऐसे भी जान लीजिए जो नहीं पढ़े हैं। देखिए अवायवीय श्वसन हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय जो है यह कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव में। वायवीय जो O2 की उपस्थिति में होता है, जब O2 रहेगा तब जो श्वसन क्रिया होगा उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब O2 न रहेगा तब होगा उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवायवीय। इसको अवायवीय कहते हैं या इसी को अनॉक्सी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन भी कहेगा तो बतिया यही है बबुआ कि जब O2 न रहेगा तब क्रिया संपन्न होगा तो उससे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं।
ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ होता है, तो किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से बनता है। अवायवीय शोषण में जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसके पश्चात किस किस चीज़ का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है पायरुवेट, इथेनॉल, CO2 और ये सभी। तो इसमें अब सभी हो जाएगा, सब के सब बनता है, तीनों के तीनों बनेगा। अवायवीय शोषण होगा तो तीनों के तीनों होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन तो आपका शायद नहीं होना चाहिए। आज का सेशन इतना ही तक, आज का सेशन इतना ही तक हो जाएगा। चलिए बाबू, आज का सेशन इतना ही पर लास्ट करते हैं। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसका लाभ उठा रहे हैं, तो अपने दोस्त साथी तक ही इसको पहुंचा दीजिए। उसमें आपका भला हो जाएगा, इसमें कोई आपको घाटा नहीं होने वाला है। तो जब तक आपका भला है तब तक आप किसी को शेयर कर दीजिए, उसमें कुछ घाटा नहीं है। किसी कोई और लाभ उठा ले तो आपको नेकी मिलेगा, तो पुण्य कमाए का मौका मिलल है। पूरा यहाँ शेयर कर बाबू, ठीक है। धन्यवाद, अगला वीडियो मिलते हैं।